Hello friends, welcome to this new episode on friction. Okay, आज हम इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सरफेस दिख रहा है आपको जो कि हॉरिजॉन से अल्फा वन एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, इस पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, और स्मॉल m मास का जो ये लोअर सरफेस है ये, और ये जो सरफेस का इंक्लाइन सरफेस का सरफेस है, ये दोनों यहाँ पर कांटेक्ट में हैं यहाँ पर। और मान लो कि उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक स्टेट है μs। ठीक, इतना हमको पता है। जरा अब हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस ओर हम मान लेते हैं आई कैप वेक्टर और बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम जे कैप वेक्टर। ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पर आई जे अपनी सुविधा के अनुसार हमने मान लिया। ठीक, ये जो मास है स्मॉल m, इसका वेट बिल्कुल अर्थ की ओर यानी ऐसे काम करेगा mg। ठीक है, यहाँ पे ना समझ में आए तो यहाँ पे बना देते हैं। इसका इस बॉडी m को देखो, इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इस पर पहला फोर्स काम कर रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस पर लग रहा है अर्थ के कारण, वो जस्ट नीचे की ओर इसके सेंटर ऑफ मास पर नीचे की ओर काम करेगा, बिल्कुल ऐसे mg, बिल्कुल नीचे की ओर। तो अगर हम उसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के पैरेलल अगर हम उसको डिसोशिएट करें तो ये कंपोनेंट आता है mg cos अल्फ़ा 1, और ये आता है इधर mg sin अल्फ़ा 1। ये हम आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाते वक्त पूरा समझा चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक तरह से देखो तो मास जो ये m है, m मास पर एक फोर्स काम कर रहा है mg sin अल्फ़ा 1 माइनस आई डायरेक्शन में। अगर इसको इस ओर अगर हमने प्लस आई ले लिया है तो जाहिर सी बात है इस ओर हम माइनस आई ले सकते हैं। ये सब हम अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं, आप चाहें तो आई जे का इस्तेमाल ना भी करें। mg cos अल्फ़ा 1 काम कर रहा है माइनस, अगर ऊपर हमने प्लस जे कैप ले लिया है तो माइनस जे कैप डायरेक्शन। अब हम mg का यूज नहीं करेंगे, तो इसके कंपोनेंट हमको पता हो गए, हम इसका यूज करेंगे। और ये जो सरफेस जहाँ पर कांटेक्ट में है वहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होता है, यानी इस इंक्लाइन सरफेस पे, ये जो इंक्लाइन सरफेस है और ये बॉडी का जो लोअर सरफेस है, दोनों यहाँ कांटेक्ट में हैं और इस पर नॉर्मल फोर्स काम करेगा। ये अब हमको चीज़ें पता हैं। ठीक, अभी क्या करते हैं, अभी जस्ट हम मान लो देखते हैं ऐसे मास रख के, तो ये mg sin अल्फ़ा इसको नीचे खींचने का अटेम्प्ट करेगा, ऐसे प्रयास करेगा। mg sin अल्फ़ा जो ये वेट का ये जो कंपोनेंट है mg sin अल्फ़ा, ये चाहेगा कि मास ऐसे खिसक जाए,
वो चाहता है खिसक जाए, लेकिन वो खिसक नहीं रहा है। पता चला वो खिसक नहीं रहा है, हमने ऑब्जर्व किया कि वो खिसक नहीं रहा है। इसका मतलब इस बॉडी m पर, ये जो मास m है, इसके लोअर सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे समझो, ये वही इंक्लाइन सरफेस है, ऐसे यही वाला इंक्लाइन सरफेस। तो अगर इधर ये mg sin α1 इसको खींच रहा है, तो इस बॉडी के लोअर सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, अभी मोशन नहीं हो रहा है, तो मान लो Fs इधर काम कर रहा होगा। भाई ये इधर खींचने का प्रयास करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के लोअर सरफेस पर इधर की ओर काम कर रहा है, Fs। और मान लो कि अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ, तो पक्की बात है कि Fs जो है वो इस समय mg sin α के बराबर होना चाहिए। भाई बैलेंस हो जाएगा ना, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब कि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हैं, यानी स्टैटिक फोर्स Fs mg sin α के इक्वल ही होगा। करेक्ट। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब हमने क्या किया, थोड़ा ये एंगल जो α1 है इसको थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा बढ़ा के α2 कर दिया। यानी अब हमारा हमने α2 कर दिया, थोड़ा हमने इसको और ऐसे उठाया इस सरफेस को। वैसे ही अभी मास m रखा हुआ है। अब क्या होगा कि अब इधर जो काम कर रहा है वेट का कंपोनेंट, वो हो जाएगा mg sin α2। वेट का इधर कंपोनेंट, इसी बॉडी का वेट का इस साइड में कंपोनेंट काम करेगा mg cos α2। टोटल वेट जो होगा वो mg, वो तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, उसके सिर्फ ये कंपोनेंट है। ठीक है। अभी भी हमने देखा कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी हमने देखा कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। देखो मोशन तो ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ये उसको खींच रहा है mg sin α2, लेकिन अभी भी हमको पता चला कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। यानी अभी भी अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता Fs डैश, वो तो Fs था, ये मान लो Fs डैश है, तो अभी भी जो Fs डैश है वो होना चाहिए mg sin α2, क्योंकि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। यानी इस ओर के फोर्स बैलेंस होने चाहिए। यानी हमारा फ्रिक्शन, देखो हमने अल्फ़ा एंगल बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो अल्फ़ा बढ़ाने से साइन की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती है, अप टू कहाँ तक, 90 तक। तो अभी हम उसको 90 करके खड़ा तो करने वाले नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उठाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और खींच रहा है, और ज़्यादा कंपोनेंट से खींच रहा है, लेकिन हमको पता चला कि अभी भी मोशन नहीं हो रहा है। यानी अभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो इसको बैलेंस कर रहा है। और भले ही ये Fs डैश Fs से ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी अभी ये बैलेंस में है। यानी फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, हमने थोड़ा और एंगल उठा दिया, और अब की मान लो हमारा एंगल हो गया α3, तो ये कंपोनेंट सेम कंपोनेंट वैसे ही होगा, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin α3। और अगर अभी भी वो मोशन में नहीं आया पार्टिकल, यही मास, पार्टिकल नहीं मास, ये अभी भी अगर मोशन में नहीं आया, तो इसका मतलब अभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है
वो बढ़ता जा रहा है और इसको बैलेंस कर रहा है, यानी एफ एस डबल डैश बना देते हैं। ये एफ एस डबल डैश बढ़ गया और ज़्यादा हो गया, लेकिन मोशन नहीं होने दे रहा है। तो हमने बिल्कुल वैसे ही बताया था ना कि फ्रिक्शन फोर्स पहले बढ़ते 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 मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। अब हमने मान लो फाइनली उसका एंगल एक ले आए हम, यहाँ का एंगल अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 बढ़ाया, तो अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 ले गए। अब एक वैल्यू हम ले आए अल्फ़ा, और ये वो वैल्यू होगी जहाँ पर मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, यानी हम लिमिटिंग कंडीशन पर मान लो पहुँच गए। अब अगर हम वहाँ पर टच कर देंगे और थोड़ा उठा देंगे या ज़रा सा अल्फ़ा से और एंगल बढ़ा देंगे, तो वो मास नीचे की ओर गिर जाएगा, मतलब मोशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी हम लिमिटिंग कंडीशन पर पहुँच गए। ज़रा उसका फिगर बना के ऑब्जर्व करते हैं। चलो यही बना देते हैं। अब हम मान लो एक ऐसा एंगल पर आ गए जिसकी वैल्यू है अल्फ़ा, ये मास लगा हुआ है, और अब हमको पता चला कि अगर हम ज़रा सा भी बढ़ा देंगे तो ये गिर जाएगा, ये ऐसे फिसल जाएगा, यानी हम आ गए लिमिटिंग कंडीशन पर, लिमिटिंग स्टेट पे हम आ गए, यानी बिल्कुल मोशन स्टार्ट होने ही वाला है, यानी कि हम लिमिट पर पहुंच गए, फ्रिक्शन फोर्स के लिमिट पर पहुंच गए। लेकिन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है? देखो अभी तक जो फ्रिक्शन फोर्स थे वो तो कंपोनेंट बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब हम लिमिट पर आ गए तो हमारा लास्ट फ्रिक्शन फोर्स बचा, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। ये वो कंडीशन है जो हम जानते हैं। तो हम अब आते हैं लिमिटिंग कंडीशन की को हम स्टडी करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग एंगल अल्फ़ा पर, ये वो एंगल है जहाँ से जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला था। अभी तक मोशन बैलेंस हो रहा था, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस कंपोनेंट को बैलेंस करता जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, खुद को बढ़ा रहा था, खुद को बढ़ा रहा था। लेकिन अब फ्रिक्शन फोर्स का जवाब एकदम लास्ट स्टेज पर आ गया है। फ्रिक्शन फोर्स बता रहा है भाई अब इससे ज़्यादा हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते इस कंपोनेंट पर, अगर अब ज़रा सा एंगल और बढ़ा तो हम अपना प्रयास छोड़ देंगे, यानी हम लिमिटिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो अब हम लिमिटिंग स्टेज को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो हम लिमिटिंग स्टेज पर आ गए, हमने एंगल बढ़ाते गए और अब हम लिमिट पर आ गए। तो इधर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस मास के लोअर सरफेस पर, यहाँ पे ऐसे ध्यान से देखना, यहाँ पे वो होगा अब मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कंडीशन में। इधर जो कंपोनेंट काम करेगा इधर वाला, वो तो आपको पता है कितना होगा, mg sin अल्फ़ा, और इधर काम करेगा लिमिटिंग, और लिमिटिंग होता कितना है, म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग तो यही होता है। तो अब हमको चाहिए n, n कहाँ से निकाला जाएगा? तो अब n देखते हैं। तो n कहाँ पर काम करेगा? इस कांटेक्ट सरफेस पर, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऊपर की ओर, तो ऐसे हम बना देते हैं n काम करेगा। इसका एक कंपोनेंट वेट का इधर भी काम कर रहा था, mg cos अल्फ़ा, हम जानते हैं। टोटल तो वेट इधर काम कर रहा था बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में, लेकिन वेट तो हमेशा अर्थ की डायरेक्शन में काम करता है ना, लेकिन उसके ये दोनों कंपोनेंट थे। जब हम कंपोनेंट बना देते हैं तो हम ये mg हटा देते हैं। अब हमको mg से मतलब नहीं है, हमने उसके कंपोनेंट ले लिए। तो वेट का कंपोनेंट mg cos अल्फ़ा इधर काम कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, यानी इस बॉडी पर ये सरफेस नॉर्मली ऐसे फोर्स लगाएगा। तो
तो n हमारा यहाँ से कितना आ गया, इस साइड में ज़रा फोर्स को बैलेंस करके देखो, बिल्कुल इस साइड में, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस पर हम नहीं, बिल्कुल इस साइड में फोर्स को बैलेंस करो, तो n ऊपर की ओर इक्वल टू mg cos अल्फ़ा नीचे की ओर। तो ये n हमारा निकल आया, n इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg cos अल्फ़ा। तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स आया, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो हो सकता है म्यू एस इंटू एम जी कॉस अल्फा। लेकिन हम अभी भी देख रहे थे कि ये अभी भी मतलब मोशन नहीं हुआ है, अभी भी मोशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी ये नीचे की ओर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों बैलेंस अभी भी कर रहे हैं। इधर का कंपोनेंट यानी mg साइन अल्फा और उधर का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि मोशन तो हुआ नहीं, यानी इधर का फोर्स और उधर का फोर्स इक्वल है। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, अगर एक्सेलरेशन नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये और ये को बैलेंस कर दो तो mg साइन अल्फा ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा fx मैक्स को, क्योंकि हम मैक्सिमम स्टेज में पहुंच गए थे ना, लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कंपोनेंट अभी भी बैलेंस में है। इसकी वैल्यू रख दो मैक्सिमम स्टेज की, तो ये क्या आया, tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस। यानी कि अगर हम कुछ मत करें और फ्लोर पर इंक्लाइंड सरफेस पर एक मास रखें और हमको ये जानना हो कि हम कितने एंगल तक लेकर जाएं कि बिल्कुल उस कंडीशन पर पहुँचें जहाँ से वो जस्ट फिसलने वाला हो, तो वो एंगल होता है tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस। ये है आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जस्ट ऑब्जर्वेशन है, कोई हार्ड फिक्स रूल की तरह इसको मत सोचो, जस्ट थिंक करो, जस्ट थिंक करो कि मतलब कैसे ये सब हो रहा है। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस पर कैसे मोशन होता है, इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि लिमिट, लेकिन ये याद रखना कि जो लिमिटिंग स्टेज पर जो फ्रिक्शन निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं। बाकी स्टेज में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बाहरी फोर्स को बैलेंस करता रहता है, लेकिन जब लिमिटिंग स्टेज पर पहुंच जाता है तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये होती है म्यू एस इंटू एन, और इसके बाद फिर फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक वाला गिर जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में बदल जाता है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जरा ध्यान से फिर से एक चीज़ देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये एंगल मान लो थीटा है, ओके, ये यहाँ पर मास रखा है, ओके, इसका मास स्मॉल m है, ओके, ठीक। हम यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स, अपनी तरफ से कोई फोर्स लगा रहे हैं, कैपिटल F, ओके। और किसी ने हमसे बोल दिया कि ये स्टेज इस समय लिमिटिंग स्टेज है, मतलब ये सब करने के बाद भी ये अभी लिमिटिंग स्टेज में है। लिमिटिंग स्टेज मतलब है तो ये स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन अगर ज़रा सा एंगल बढ़ा देंगे या ज़रा सा फोर्स ज़्यादा और कर देंगे तो ये फिसल जाएगा। मतलब लास्ट लिमिट स्टेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन में है,
बस ये टिका हुआ है। तो ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन में है, बिल्कुल स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में है, लिमिटिंग स्टैटिक कह लो, यहाँ पर लिमिटिंग स्टैटिक स्टेट में है। इसका मतलब है कि ये जस्ट फिसलने वाला ही है, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स इसके सरफेस पर इसको रोकने के लिए काम कर रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, एफ मैक्स, और हमेशा इसको इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है, म्यूएस इंटू एन से, और किसी फार्मूले से नहीं। लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन फोर्स इसी कंडीशन से लगेगा। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस मास पर ये तो फोर्स काम कर ही रहा है इस मास पर, बाहरी कैपिटल एफ जो कि हम लगा रहे हैं, साथ में इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है ये, ओके। साथ में इस पर इसका वेट एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसका वेट भी काम कर रहा है। तो इसका वेट mg बिल्कुल ऐसे काम करेगा इस बॉडी पर, तो उसका कंपोनेंट mg, ये थीटा एंगल लिया था तो mg साइन थीटा इधर काम करेगा, और इधर काम करेगा इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा, ओके। ये तो उसके वेट के कारण फोर्स हो गए। तो ज़रा हम केवल अपने बॉडी का फ्री डायाग्राम बना लेते हैं। तो बाहरी फोर्स ये था, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स mg साइन थीटा था, परपेंडिकुलर ऐसे ही था ना, ऐसे ये। तो जस्ट इसको हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान में रखिए। चलो ना नहीं मिटाते हैं, थोड़ा ऐसे कर देते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। इस पर ये टोटल वेट का mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जो कि इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब और कौन कौन सा लग रहा है, लिमिटिंग स्टेट कंडीशन में है तो इस ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पर, क्योंकि ये ब्लॉक का मोशन इस ओर होने का चांस है, देखो ये भी फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, यानी कि मोशन तो इस ओर होने का चांस है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन वो लिमिटिंग स्टेट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है वो मैक्सिमम है, ओके। और ये जो इंक्लाइन सरफेस था, ये इस मास पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, एन, इस डायरेक्शन में। तो ज़रा यहाँ से पहले एन निकालो, तो इस डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करो ज़रा। तो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहा है, नॉर्मल एन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और mg कॉस थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो n इक्वल टू mg कॉस थीटा। जब हमारा n निकल आया तो हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fx मैक्स भी निकाल लिए। वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस mg कॉस थीटा। ये हमारा Fx मैक्स आ गया। अब इस ओर की मोशन को हम देखते हैं, इस ओर की मोशन को, मतलब इंक्लाइन सरफेस के लॉन्ग। तो नीचे की ओर टोटल फोर्स कितने काम कर रहे हैं, F, बाहरी फोर्स ये इस ओर टोटल, तो हम एक बाहरी फोर्स दे रहे थे कैपिटल M, और नीचे की ओर उसका वेट का कंपोनेंट mg साइन थीटा, और अपोजिट में कौन फोर्स काम कर रहा था, ये वाला, यही फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इसको बैलेंस किए हुए है। मोशन अभी भी नहीं है, बता रहा लिमिटिंग स्टैटिक स्टेट में है, मतलब कि अभी भी मोशन नहीं है, यानी ये अपोजिट में काम कर रहा है। Fs मैक्स इक्वल टू, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो एक एक्सेलरेशन 0, यानी ये फोर्स आपस में एक तरह से बैलेंस ही हो रहे हैं। तो इसको तुम डायरेक्टली भी ऐसे ऑब्जर्व करके लिख सकते थे कि इस F और mg साइन थीटा को ये ms
एफ एक्स मैक्स बैलेंस कर रहा है। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू रख दो म्यू यस एम जी कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू एफ एक्स मैक्स की, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की। और इधर आ गया आपका एफ प्लस एम जी साइन थीटा। ये आपका रिलेशन आ गया फोर्स बैलेंसिंग का, कि किस तरह लिमिटिंग स्टेट अभी भी है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। लिमिटिंग स्टेट में याद रखिए कि लिमिटिंग स्टेट में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको बस इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले लिमिटिंग स्टेट फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो हमारा प्राइमरी काम होता है एन को निकालना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को निकालना। नॉर्मल कॉन्टैक्ट अगर फोर्स हमने सही निकाला है तो हम पहले एफ एक्स मैक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। अब अगर वो स्टैटिक कंडीशन में चूँकि है तो ये एफ एक्स मैक्स बाकी जो ये इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग जो फोर्स हैं उनको वो बैलेंस कर लेगा। अगर मान लो यही कैपिटल एफ इधर लगा होता, अभी तो हमने पिछले उसमें ऐसे लगाया था, अगर ऐसे लगा होता तो क्या आता, तो ये एम जी साइन थीटा ये नीचे की ओर और बाकी ये ऊपर की ओर माइनस कैपिटल एफ और माइनस एफ एस मैक्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन। लेकिन कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक स्टेट है, यानी स्टैटिक मतलब मोशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमारा वही जीरो, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो इसको जीरो कर दो। या आप सीधे ही समझ रहे हैं कि एफ कैपिटल एफ और ये एफ एस फ्रिक्शन फोर्स अगर बैलेंस कर रहे हैं तो इक्वल टू ये। लेकिन ये तब जब नेट टेंडेंसी नीचे की ओर हो। अभी इस पर हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। ज़रा मैं आप इसको एक बार और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, देखते जाओ। ध्यान से देखना, अभी नई चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शुरू में बॉडी ऐसे रखी हुई थी, बहुत ध्यान से देखना आपकी, फिर से शुरू में ये मास m की बॉडी ऐसे रखी हुई थी। अब हम इधर एक फोर्स लगा रहे थे इस ओर, कैपिटल एफ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं n, चलो इधर एम जी कॉस थीटा जो लिखा था लिखा रहे हो ऐसे थी। और अब हम इसको ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहे थे बाहरी कैपिटल एफ, और इस टाइप का लगा रहे थे फोर्स कि धीरे धीरे इस बॉडी में पता चला कि मोशन ऊपर की ओर हो सकता है, यानी एफ जो है वो एम जी साइन थीटा से ज़्यादा होने वाला है। एफ की जो वैल्यू है वो इस प्रकार है कि ये धीरे धीरे एम जी साइन थीटा से ज़्यादा होने का प्रयास कर रहा है, यानी कि अगर और ये बढ़ाएंगे तो ये बॉडी मास जो मास एम की बॉडी है ये ऊपर जा सकती है, ऊपर की ओर खिसक सकती है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करने का प्रयास करता है। तो इस कंडीशन में जो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बॉडी के इस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा नीचे की ओर एफ एस मैक्स। इस बॉडी पर बॉडी एम के जो नीचे वाला जो सरफेस है, इसको थोड़ा ऐसे मिटा के देखते हैं। ऐसे समझो कि ये जो बॉडी है स्मॉल एम, इसके नीचे वाले सरफेस पर अब जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग स्टेट में है ना, इसलिए ये नीचे की ओर उसको खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये फोर्स कुछ इस तरह से हम बाहरी लगा रहे हैं कि ये इसका टेंडेंसी ऊपर की ओर जाने को है। तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव होता है, वो हमेशा मोशन को अपोज करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसी आपको कंडीशन मिल गई तो एम जी साइन थीटा और प्लस अब मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा
वो इस ओर लगेगा बॉडी पर, कि बॉडी कहीं ऊपर न भाग जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स अब इस ओर काम करेगा, और इक्वल टू कैपिटल एफ mg साइन थीटा प्लस म्यू एस, और n क्या था, n था हमारा mg कॉस थीटा, और इक्वल टू बाहरी फोर्स। ये देखो अब ऐसे सॉल्व होगा। तो याद रखना जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो मोशन के अगेंस्ट काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि mg साइन थीटा इधर लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स जरूरी नहीं कि इसको अपोज ही करे, उल्टा लगे ना। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस और बॉडी का मोशन होने का टेंडेंसी होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ अगर हमको ऐसा लगा कि फोर्स कैपिटल एफ जो बाहर लगा था, जो हम बाहर से मान लो किसी रस्सी से पकड़ के खींच रहे हों, और वो ऐसा लगा रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी ये बॉडी ऊपर की ओर मूव करने का प्रयास करेगी, तो यही जो फ्रिक्शन फोर्स पहले इधर काम करेगा, झट से अपनी डायरेक्शन इधर बदल देगा। उसका बस यही काम है कि इसका मोशन ना होने पाए फ्रिक्शन फोर्स का। समझ में आ गया? इसके पहले जब फोर्स ये कम था इधर की ओर और ये mg साइन थीटा ज़्यादा था, तो ये इसको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा था, तब फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग था या जो भी फ्रिक्शन फोर्स था ये उस डायरेक्शन में काम कर रहा था कि कहीं ये नीचे न खिसक जाए। अब जब ये F ज़्यादा हो गया बाहरी फोर्स और mg साइन थीटा कम हो रहा है, यानी ये फोर्स इधर का कंपोनेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स ने तड़ाक से अपनी डायरेक्शन बदल ली कि भाई फिर से मोशन नहीं होने देना है, अब इसको ऊपर नहीं जाने देना है। तो आपका इंक्लाइन सरफेस पर कैसे फ्रिक्शन मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसके आपको बेसिक फंडे क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। पहले हल्की प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे भारी प्रॉब्लम। ठीक है, आपको किसी और हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं बढ़िया इसको आप पढ़िए और प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी, और धीरे धीरे हम लोग मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एपिसोड तक बाय बाय।